Good afternoon to all. Again, I express my sincere thanks to Dr. Piyush Jain for providing an opportunity to speak in front of you on the platform of Physical Education Foundation of India, PFI. I will talk about basic concept of research and applied statistics. आज हम बात करेंगे अनुसंधान और व्यवहारिक सांख्यिकी की मूल अवधारणा के बारे में। कोई गूढ़ बातें नहीं करेंगे, एक बेसिक बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे, केवल मूल अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, if we see the sports performance of our country, we all know that it's not up to the mark. Regarding this, some blames politicians, some blames coaches, some believes that this is due to the lack of facilities and equipments, but the main cause is lack of proper research work in the field of physical education and sports sciences. So, for the optimal upliftment of sports status in our country, the proper and genuine researches should be conducted. अब टॉपिक से शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। We will start our story. जैसा मैं कल बता चुका हूं कि I will discuss my topic in different parts. शुरू करते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, यानी केवल अनुसंधान की बात करते हैं। अप्लाइड सांख्यिकी की बाद में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। यदि अनुसंधान के अर्थ की और उसकी अवधारणा की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस, यह प्रक्रिया है जो कि एक समस्या से शुरू होती है और उसके समाधान तक चलती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक यात्रा है प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम कोई एक गतिविधि तो करते नहीं है, समस्या मिलने से उसके निदान तक कोई एक एक्टिविटी नहीं करते हैं। सेवरल एक्टिविटीज आर डन, और हम यह भी जानते हैं जहां पर एक से अधिक एक्टिविटीज हों, जहां पर एक से अधिक गतिविधियां शामिल हों, सम्मिलित हों, उसको प्रोसेस कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। तो कुल मिलाकर यह रहा, अभी तक दो बातें उभर कर आई। पहली बात कि जर्नी है, यात्रा है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक की। दूसरी बात आई इट्स ए प्रोसेस। प्रोसेस क्यों? क्योंकि एक से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इट मीन्स रिसर्च इज ए प्रोसेस whereas activities are carried out to find out the solution of any problem. लेकिन ये तो हम सब जानते हैं, थोड़ी सी इसमें बातों को सम्मिलित करेंगे, कुछ शामिल करेंगे नया। We do these activities systematically. पहली बात हम बार बार सुनते आए हैं कि we do systematic activities in research. Then the question arises, प्रश्न उठा कि what do you mean by systematic? The word systematic has two inbuilt characteristics. First one is the sequence should be followed. एक क्रम को अपनाना है. Second one is it should be well defined. Well defined means every individual should lead to the same type of conclusion. ऐसा नहीं है कि उसका अर्थ आप कुछ समझे, मैं कुछ समझूं, दूसरा कुछ समझे। तो अभी तक की बातों में कि research is a process whereas activities are carried out systematically to find out solution of any problem. This is the basic concept of research. अब बात करते हैं, क्या हम रिसर्च को सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो क्या रिसर्च नहीं होगी? क्या हम घर का कार्य करते हैं, अगर उसको सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा? काम तो होगा, कुछ तो होगा। इसका रिसर्च की भाषा में, अनुसंधान की भाषा में इसका उत्तर है इफ वी डू सिस्टमेटिक एक्टिविटीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मैक्सिमम, otherwise the probability of success will be minimized, and every investigator want to attain the maximum probability of success, so we do systematic activities. दूसरी बात हम कर चुके हैं कि अनुसंधान की प्रक्रिया है, शोध की प्रक्रिया है, प्रॉब्लम से शुरू हुई। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम? उत्पत्ति कैसे हुई? क्या प्रॉब्लम विहीन नहीं हो सकता था ब्रह्मांड? मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ छोटा सा उदाहरण, आपको पेरेंट्स ने भेज दिया बाजार में कि गो टू मार्केट एंड परचेज वेजिटेबल्स, की बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ। समस्या खड़ी हुई, क्यों? क्योंकि सब्जी की वैरायटी है।
वेयर देर इज ए वैरायटी देर इज ए प्रॉब्लम। सब्जी नाम की एक ही वस्तु रही होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेयर देर इज ए चॉइस देर इज ए प्रॉब्लम। लेकिन वैरायटी और चॉइस ये दोनों ऐसे शब्द हैं, एक तो दैनिक भाषा में यूज होते हैं, लेकिन हम तो रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो एक शब्द आया वेरिएंस। द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज वेरिएंस। वेरिएंस मीन्स कॉम्पैक्टनेस एंड स्कैटर्डनेस, एक रूपता और अनेकता। लेकिन वेरिएंस भी एक ऐसा शब्द है जिसका संबंध प्योरली स्टैटिस्टिक्स से है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं किसकी? रिसर्च की, अनुसंधान की। तो अनुसंधान की भाषा में बात करें तो चॉइस को छोड़ते हैं, वैरायटी को छोड़ते हैं, वेरिएंस को छोड़ते हैं, सुधरे रूप में लाते हैं, और वह है वेरिएबल। द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज वेरिएबल। वेरिएबल है तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल कैपेसिटी, पीक फ्लो रेट, positive breath holding capacity, RBC counts, there is a long list. Psychological variables, aggression, anxiety, stress, affiliation, achievement motivation, state anxiety, trait anxiety, these are the examples of। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि what do you mean by variable, क्योंकि प्रॉब्लम की उत्पत्ति हुई वेरिएबल से। तो वेरिएबल की को परिभाषित करते हैं। Variable is a characteristic that has the tendency to change with respect to time, place, individual। Variable चर, हिंदी में हम कहेंगे चर। चर एक वो विशेषता है जो समय अनुसार बदलती हो, व्यक्ति अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो, जो परिवर्तनशील हो। इन तीनों के संदर्भ में टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। ठीक, तो कुल मिलाकर अभी तक हमने ये बात की, दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान रहे कि रिसर्च इज ए प्रोसेस whereas activities are carried out systematically to find out solution of any problem। और दूसरी बात जो हमने की, the origin of any problem is variable, चर है। अब तीसरी बात करते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ की बात भी थोड़ा कर लेते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है। सब पढ़ते आए हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। To find out again and again is known as research। ये क्या बात हुई? हमारे पास प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन आ गया, उत्तर आ गया। जब एक बार सॉल्यूशन आ गया, व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन? एक प्रश्न उठा, अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा कि जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया तो बार बार की आवश्यकता क्या है? आगे चलते हैं, इसके लिए इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल परिकल्पनापूर्ण उदाहरण। एक बच्चा है छोटा, स्कूल में 2-4 दिन गया है, पेरेंट्स टीचर्स ने उनको सिखाया मैथमेटिक्स का की क्लास, जिसमें कि एडिशन सिखाया 4 + 4, आंसर इज 8। तो इस जो 4 + 4 का उत्तर हमें मिला 8, क्या इससे अच्छा उत्तर मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। पर अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा क्यों कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम। अनुसंधान में जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था 4 + 2 = 8, बात खत्म हो गई थी वहीं, लेकिन अनुसंधान में बात खत्म क्यों नहीं हुई, समाप्त क्यों नहीं हुई? क्यों? कारण है 4 + 4 = 8। दीज टाइप्स ऑफ आंसर्स आर नोन एज स्टैंडर्ड आंसर्स, बट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर। अनुसंधान के क्षेत्र में कोई स्तरीय उत्तर नहीं है। जब स्टैंडर्ड आंसर हमें मिल जाता है, दैट बिकम्स ए थ्योरी, दैट बिकम्स ए प्रिंसिपल, वहां सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो तीसरी बात आई, देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, सो देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। अगली बात, अभी तक हमने केवल हल्का सा जानने का प्रयास किया, क्योंकि बेसिक बातें कर रहे हैं, गूढ़ बातें नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जानने का प्रयास किया अनुसंधान का अर्थ, शोध का अर्थ। दूसरे भाग में चलते हैं। अगली बात, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार, इसका वर्गीकरण। वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यदि मैं सब पार्टिसिपेंट से कहूं कि आप इस ग्रुप को विभिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए, आप में से किसी का उत्तर हो सकता है हाँ सर, वी कैन डिवाइड इन मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट इंडिविजुअल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने पूरे समूह को विभाजित करने का आधार लिया
आधार क्या था? जेंडर, लिंग। तो मेरा अगला प्रश्न होगा कि क्या यही वर्गीकरण हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, इंजीनियरिंग है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल। इसका अर्थ हुआ विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी यदि वर्गीकरण करें तो कोई एक तरह का वर्गीकरण नहीं है। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरह के आधारों को लेकर वर्गीकरण किया है। हम कुछ आधारों को लेकर चलेंगे। लंबी कहानी है, पीयूष जी ने मुझे केवल 1 घंटा दिया है, बड़ा मुश्किल कहानी है, लेकिन प्रयास करते हैं केवल बेसिक बातों की। तो पहला आधार लेते हैं, यदि हम पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभाजित करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा एंड द नेचर ऑफ डेटा, यदि आंकड़ों की प्रकृति और आंकड़ों के स्रोत के आधार पर अनुसंधान के पूरे क्षेत्र को विभिन्न भागों में विभाजित करना चाहें तो वी डिवाइड ओनली इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 ही प्रकार के अनुसंधान होंगे हमारे पास। देयर विल बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस। संख्यात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान। संक्षिप्त में जान लेते हैं कि संख्यात्मक क्वांटिटेटिव रिसर्चेस क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की चर्चा हो चुकी है कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। On the other hand, qualitative researches are conducted on the basis of attributes. Attributes means qualitative characteristics. Example, यदि मैं पूछूं किसी को फिजिकल एजुकेशन क्लास में खेलते वक्त चोट लग गई कमर में, डॉक्टर के पास पहुंचे, अप्रोच डॉक्टर ने पूछा व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन। तो हम ये तो नहीं कहेंगे 6 किलो पेन है, 4 सेंटीमीटर पेन है। वी विल एक्सप्रेस in ascending or descending order. We will express in ascending and descending order. So these cannot be expressed in numeric way. Beauty, if I talk about beauty cannot be expressed in a numeric way. We can say he or she has average beauty, above average beauty, below average beauty, and so on. But by the eminent scholars, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने सजेस्ट किया है, दे सजेस्टेड नॉट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च। व्हाई? इफ वी कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च, देयर विल बी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिटवीन। यदि हम एक प्रकार के अनुसंधान को दूसरे प्रकार के अनुसंधान में परिवर्तित करेंगे तो बीच में कुछ सूचनाएं लुप्त होंगी, और बीच में कुछ सूचनाएं लुप्त होंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल नॉट बी मैक्सिमम, एंड ए इन्वेस्टिगेटर ऑलवेज वांट टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो नॉट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च। यदि क्वांटिटेटिव डेटा है तो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस करनी चाहिए, यदि क्वालिटेटिव डेटा है तो क्वालिटेटिव रिसर्चेस करनी चाहिए। हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, मीन्स टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब दूसरे आधार को लेते हैं। पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस ऑफ डेटा एंड द नेचर ऑफ डेटा, और 2 भागों में विभाजित किया। सेकंड क्लासिफिकेशन इज द मेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय डिफरेंट एमिनेंट स्कॉलर्स। द बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया, विधि, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान में एक प्रकार की विधि नहीं हो सकती। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज। तो मेथोडोलॉजी के आधार पर हम 5 विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं या कर सकते हैं एज पर डिफरेंट ऑथर्स। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, केस स्टडीज। यदि पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को हम विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं तो पहला लेकर चलते हैं केस स्टडीज, वैयक्तिक अध्ययन। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय केस स्टडीज? कई प्रकार के उत्तर मिलेंगे इसमें। कुछ अनुसंधानकर्ता कहेंगे स्टडीज ऑन इंडिविजुअल, कुछ कहेंगे स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट वगैरह। यदि इफ वी वांट टू डिफाइन इन ए सिंगल सेंटेंस, यदि एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें, वी कैन से
द स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट इज नोन एज केस स्टडी। किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन केस स्टडी कहलाता है। देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द केस सोशल यूनिट, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, apparatus, individual, college, school, these are the examples of social unit. लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इफ आई आस्क क्वेश्चन कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय पर केस स्टडी हो सकती है? मे बी योर आंसर यस वी कैन कंडक्ट। नो, वी कैन नॉट कंडक्ट केस स्टडी ऑन नालंदा विश्वविद्यालय। असेंशियल इज द केस शुड बी अलाइव। केस वर्तमान में उपस्थित होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बिकम हिस्टोरिकल रिसर्च। नहीं तो जो प्रक्रिया होगी, विधि होगी, वो ऐतिहासिक अनुसंधान की होगी। मान लीजिए एक दूसरा और एग्जाम्पल लेकर चलते, उदाहरण, बीच में कुछ सूचनाएं लुप्त हो गई, कैन वी कंटिन्यू द स्टडी? नो। सेकेंड वन इज द केस शुड बी अलाइव टिल द कंप्लीशन ऑफ स्टडी। केस अलाइव होना चाहिए स्टडी के पूर्ण होने तक। दूसरी बात करते हैं फिलोसॉफिकल स्टडीज। अब हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल स्टडी की, दर्शन अनुसंधान। जैसे पहला कहा था केस स्टडी, स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो वर्गीकरण है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी, तो दूसरा प्रकार आया फिलोसॉफिकल स्टडीज। तो फिलोसॉफिकल स्टडीज आर बेस्ड ऑन विजन, आइडियाज, व्यूज, कंसेप्ट्स। लेकिन उससे पहले जान लें कि व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी। फिलोसफी है क्या? फिलोसफी के बारे में आप एक व्यंग्यात्मक एक एग्जाम्पल है। दो व्यक्ति बहुत आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है, तो सामान्य भाषा में हम कह देते हैं क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है। इट मीन्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन नेचर। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी? मान लीजिए आप में कोई पार्टिसिपेंट्स का मैं एक एग्जाम्पल लूं और आपके पड़ोसी से मैं पूछूं कि भाई आपके दोस्त ने कैसी शर्ट पहनी है, आप कहेंगे अच्छी है सर, शर्ट इज गुड। दूसरी बात, दूसरा कहता नहीं, क्यों झूठ बोल रहा है, अच्छी नहीं है, यह बहुत अच्छी है। तीसरा कहता है नहीं आप दोनों गलत, बोथ आर रॉन्ग, अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, इट इज वेरी वेरी गुड। मैं कहता हूं नो, it is ultimate. Ultimate means that is last, nothing beyond that. In philosophical researches, ultimate vision is established. एक ऐसा अल्टीमेट विजन स्थापित किया जाता है जो लास्ट होता है, अंतिम होता है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर फिलोसफिकल स्टडीज आर बेस्ड ऑन व्यूज, विजन, आइडियाज एंड कंसेप्ट। अगली बात, तीसरी बात करते हैं। तीसरा टाइप इसी में हिस्टोरिकल रिसर्चेस। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल रिसर्चेस? हिस्टोरिकल रिसर्चेस क्या है? आंसर तो यही होगा, बेस्ड ऑन पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्चेस आर बेस्ड ऑन पास्ट। नो, यदि किसी इतिहास के ज्ञाता से पूछें, एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री। दीज आर द स्टडीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट। मैडम ममता राय लिख रही हैं कि बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेथोडोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन critical thinking, but we are discussing about the main target. We have to develop a vision. Yes, I know it is based on critical thinking. Only in philosophical researches we expand hypothesis due to critical thinking. I agree with you, but it is not possible to cover everything. And Dr. Sapna Tiwari Saxena is writing based on past. Madam, not based on every past, it is based on meaningful past. An investigator has to identify what is meaningful and what is meaningless. अब चौथे की बात करते हैं इसी में। अभी तक हमने मेथोडोलॉजी के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, उसमें हमने बांटा था विभिन्न भागों में, जिनमें से हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओनली 3, दैट इज केस स्टडीज, फिलोसफिकल रिसर्चेज एंड हिस्टोरिकल रिसर्चेज। अगली बात करते हैं सर्वे स्टडीज।
एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, उस आधार पर बात करते हैं कि सर्वे स्टडीज क्या है। मेरा अनुभव कहता है कि फिजिकल एजुकेशन और खेल के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, more than 90% studies comes under this category, that is survey studies. Survey studies means studies based on present status. In survey studies, we collect data on the basis of the present status. These are subclassified. Survey studies may be in different forms. For example, comparative studies, तुलनात्मक अध्ययन, by taking some variables we compare, comparison of the anxiety between males and females, between rural and urban, between arts, commerce and science student. In such a manner we do these type of researches. Survey study में हो सकता है relationship study. Relationship study means we establish relationship between two variables or more than two variables. For example, relationship between lifestyle and risk of cancer. These types of studies are conducted in this, but main point is, on the basis of relationship studies we cannot establish cause and effect relationship. Suppose a investigator decided to conduct a study, relationship between size of shoe and intelligence. एक अनुसंधानकर्ता ने एक ठानी रिसर्च करने की और टाइटल लिया रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस, और बाय चांस आ गया यस देयर इज ए रिलेशनशिप। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो साइज बढ़ा दो जूते का। इट्स इलॉजिकल। सो समटाइम्स वी एस्टेब्लिश सम इलॉजिकल रिलेशनशिप। Another type is prediction studies, in which we predict unknown on the basis of known, by establishing different regression models, by using linear regression, by using multiple regression, by using logistic regression, by using multinomial regression. We use different types of regression equations. सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे बताया गया था पीयूष जी द्वारा कि बहुत बेसिक बातें करनी है, कुछ बिगिनर्स भी हैं, मास्टर स्टूडेंट्स भी हैं। मान लीजिए एक घर में लड़के ने जन्म लिया, छोटा बच्चा है, जन्म लिया, जश्न का माहौल है, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सब इकट्ठे हैं। पड़ोस की एक महिला भी आई हुई है। वो घूर कर कभी बच्चे को देख रही हैं जो अपनी माँ के पास लेटा है, और कभी उसकी माँ को देख रही हैं। और माँ से कहा उस लेडी ने, यू आर वेरी लकी, आप बड़ी भाग्यशाली हैं। उन्होंने पूछा क्यों? बोले कि आपका बेटा बड़ा होकर 6 फुट का बनेगा। ऐसी कौन सी अंतर्यामी थी? शी प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सब लंबे हैं तो लंबा होना है ना। इन दिस वी प्रिडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। सामान्य भाषा में एक सामान्य उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किया है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एंड सो ऑन, और भी हो सकती है, एक्सप्लोरेटिव स्टडीज हो सकती हैं। तो अभी तक हमने चारों की बात की। अब एक पांचवें अंतिम प्रकार, जो दूसरे प्रकार का अंतिम प्रकार है, उसकी बात करते हैं। अंतिम प्रकार है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडीज? ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, सामान्य भाषा में कि भविष्य बताएगा कि क्या होना है, भविष्य के गर्भ में है कि क्या रिजल्ट्स निकलने हैं। लेकिन रिसर्च की भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का रक्तचाप पर प्रभाव। छोटा सा एग्जांपल लिए एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती क्या है। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉर्निंग वॉक है एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ब्लड प्रेशर। द इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है कि रक्तचाप में, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में रक्तचाप में बदलाव, परिवर्तन केवल मॉर्निंग वॉक से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इसके साथ साथ कुछ कारक, कुछ वेरिएबल्स अपना प्रभाव साथ साथ छोड़ते हैं।
हेरिडिटी एग्जाम्पल के तौर पर, एनवायरमेंट, डेली रूटीन, फूड हैबिट्स अपना प्रभाव छोड़ेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य, इन्वेस्टिगेटर का उद्देश्य केवल मॉर्निंग वॉक का प्रभाव ब्लड प्रेशर पर। द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू independent variable is treatment variance. On the other hand, change in dependent variable other than independent variable is known as error variance. In experimental studies, we maximize the treatment variance and we minimize the error variance. These studies are conducted in this type. हमने दो प्रकार के, समय सीमित है, दो प्रकार के वर्गीकरणों की बात कर ली है। तीसरे की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड यूटिलिटी, क्षेत्र और उपयोगिता के आधार पर। यदि क्षेत्र और उपयोगिता के आधार पर पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभिन्न भागों में विभाजित करना चाहें, इफ वी वांट टू डिवाइड और क्लासिफाई द होल एरिया ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड यूटिलिटी, वी क्लासिफाई इनटू 3 सब कैटेगरीज। हम 3 विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्शन रिसर्चेस। वी विल प्रोसीड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। वन इज हैविंग दिस मच स्कोप एंड लास्ट वन इज हैविंग वाइडर स्कोप। एक्शन रिसर्चेस आर सिचुएशनल रिसर्चेस बेस्ड ऑन द सिचुएशनल प्रॉब्लम सामने बात करता हूं। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। इन दिस सर्कमस्टांस, इस परिस्थिति में आई एम स्पीकर एंड यू आर लिसनर। प्रॉब्लम आ गई कि मैं जो बोल रहा हूं किसी की समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है ना, समाधान चाहिए। एंड वी फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। हो सकता है इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो कि पढ़ाने वाला पैदल है। सेकंड रीजन, सेकंड हाइपोथेसिस, हो सकता है कि सामग्री उपयुक्त नहीं है। और निष्कर्ष निकला क्योंकि द कंटेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू लिसनर्स, सो द कंटेंट शुड बी चेंज्ड। तो मेरा प्रश्न है, तो क्या कोई दूसरा कल या शाम को जो दूसरा स्पीकर आएगा, इसके रिजल्ट्स वहां भी लागू हैं क्या? द आंसर विल बी नो। इट मीन्स द रिजल्ट्स ऑफ these types of studies, yani the result of this hypothetical study is delimited to me and you only. It means the results are limited to a particular situation only. तो स्कोप कैसा हुआ? नैरो स्कोप। दूसरे की बात करते हैं अप्लाइड रिसर्चेस। इन ब्रॉड सेंस अप्लाइड रिसर्चेस आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। जो एग्जाम्पल था, जो कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने लिया, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैं पूछता हूं यदि आपसे, मान लीजिए द स्टडी वाज कंडक्टेड, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ दिल्ली फीमेल्स, दिल्ली की महिलाओं पर आयोजित हुआ और इसके रिजल्ट्स आए, यस ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आता है, ठीक हो जाता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में भी मॉर्निंग वॉक करेंगे, द रिजल्ट्स विल बी सेम? मे और मे नॉट बी। इट मीन द रिजल्ट्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिसर्चेज आर डिलिमिटेड टू ए पर्टिकुलर रीजन ओनली। पहले का स्कोप था पर्टिकुलर सिचुएशन, स्कोप बढ़ा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अप्लाइड रिसर्चेज का, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का स्कोप बढ़ा, जो कि सिचुएशन से बढ़कर हुआ रीजन। थर्ड, फंडामेंटल रिसर्चेस। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल था, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, यदि द सेम टाइप ऑफ रिसर्चेज आर कंडक्टेड एट द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, सेम इज कंडक्टेड इन जम्मू, चेन्नई, in every temperature, in different timings, if the results are same, that becomes a fundamental research, that becomes a pure research, that becomes a, जो कि आधारभूत मूलभूत अनुसंधान कहलाता है। तो समय के अभाव में यही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं इसको, क्लासिफिकेशन को, आगे बढ़ते हैं। अभी तो क्लासिफिकेशन और है, जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्ट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू, animal researches and human researches, and human researches are also classified into observational studies and interventional studies. So it is not possible to cover these since this requires time. अब तीसरे भाग we will discuss about the steps of research.
मैडम सुनीता गोदारा लिख रही हैं सी यू इन द सोशल कनेक्ट। ओके, अब बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। कहाँ से शुरू करें? यदि मैं आप ही से पूछता हूं संक्षिप्त में कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। अभी तक तो अर्थ में, परिभाषा में बात हुई थी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम, लेकिन यदि स्टेप्स की बात करें तो किस स्टेप से? क्योंकि आई वांट मोर टाइम ऑन डेटा एनालिसिस, वहां पर 15 से 20 मिनट बात करेंगे, इसलिए इसको संक्षिप्त में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। कोई जवाब नहीं आया है, ठीक है, बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की पहचान। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि जोशी जी डेटा कलेक्शन कह रहे हैं, डेटा कलेक्शन की तो बहुत देर में बात आएगी, अभी तो पहले प्रॉब्लम से शुरू तो करें। डॉक्टर प्रियंका सिंह इज राइटिंग सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हो सकता है डॉक्टर प्रियंका आप समझ रही हो प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो इट मीन्स फर्स्ट वी शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारा विषय फिजिकल एजुकेशन होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, विषय आप कहेंगे हेट्रोजीनियस है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है, बायोमैकेनिक्स भी है, स्पोर्ट्स साइंस, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या हेट्रोजीनियस फील्ड को लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कंडक्ट द स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ heterogeneous field. We have to reduce the heterogeneity. Identification of problem is nothing. Reducing heterogeneity of any subject is known as identification of problem. Then the question arises, to which extent we have to reduce the heterogeneity? Till the selection of variables. तो उसमें टाइटल राइटिंग भी आइडेंटिफिकेशन में ही होगा, ऑब्जेक्टिव राइटिंग भी उसी में होगा, डिफाइनिंग वेरिएबल भी उसी में होगा। लेकिन एक सजेशन देना चाहूंगा कि द टाइटल शुड इंक्लूड वेरिएबल्स, द टाइटल शुड इंक्लूड पॉपुलेशन एंड द टाइटल शुड इंक्लूड द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। ये होना एक अच्छे टाइटल में, इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसमें तीनों नहीं है वो टाइटल अच्छा नहीं है, पर एक अच्छा टाइटल प्रदर्शित करता है अच्छाई को यदि तीनों गुण उसमें विद्यमान हो तो। सेकंड, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद दूसरा स्टेप, मे बी ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, मैनी रिसर्चर मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? आंसर इज प्री-assumption, tentative guess, but every assumption cannot be considered as a hypothesis. Hypothesis only intelligent assumptions. Only intelligently formulated assumptions are known as hypothesis. तो we should frame, एक जोक के मैनर में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इन द फॉर्म ऑफ ए जोक। मान लीजिए आपको कल एग्जाम में अपीयर होना है, तो अनुमान तो लगाना पड़ेगा ना कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो एक अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति विशेष हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के सामने, मूर्ति के सामने अगरबत्ती लगाई और बुक रखी और बुक सामने रखी और हनुमान जी का नाम लेके राम राम और पेज खोला और ये लगाया अंदाजा कि यस दिस क्वेश्चन विल बी इन द एग्जामिनेशन। है तो अजम्पशन ना। दूसरा कोई स्कॉलर है, 10 साल के पेपर्स लिए, यह आया था, यह आया था, यह आया था, यह आया था, अब ये आने की संभावना है। The first type of assumption cannot be considered as hypothesis. Second type, yes, you are right. Manisha Singh ji, you are right. Tentative solution. But every tentative solution cannot be considered as hypothesis, Manisha ji. Only intelligent framed assumptions are known as hypothesis. आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। अगला स्टेप होना चाहिए डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम सब जानते हैं, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स, चाहे रैंडम सैम्पलिंग हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो, क्लस्टर हो, सीक्वेंशियल हो। एक संक्षिप्त में बात करेंगे। वी ऑलवेज यूज
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग टेक्निक दो तरह की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। डोरजी जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आर देयर? इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, we are not discussing about the types of exercises. बात हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स का और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स का। तो एक शब्द आया फ्रेम की बात करते हैं, फ्रेम। फोटो फ्रेम तो सुना होगा, फोटो फ्रेम मीन्स बाउंड्री। तो वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन, हम डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। क्यों? कि सैंपल रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन क्या हमें हमेशा फ्रेम का ज्ञान रहता है? पॉपुलेशन के फ्रेम का ज्ञान, फ्रेम मीन्स नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, क्या हमें ज्ञान रहता है? उसका उत्तर है कि कुछ का उत्तर होगा हमेशा रहता है, लेकिन वास्तव में उत्तर है नहीं, हमेशा हमें ज्ञान। मैं कहूं कि दिल्ली के पिक पॉकेटर्स पर एक स्टडी आयोजित की जाए, यदि हमें 3-4 पिक पॉकेटर मिल गए, इसका मतलब नहीं है कि हमें फ्रेम का ज्ञान है। फ्रेम मे बी नोन, मे नॉट बी नोन। बस हमें ध्यान रहे, इफ द फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन इज नोन, देन इन दिस केस वी हैव टू यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स। इफ द फ्रेम इज अननोन टू अस, इन दैट केस वी हैव टू यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी हमने बात की कि वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कलेक्ट किया डेटा, पॉपुलेशन से सैंपल लिया, सैंपल के डेटा कलेक्ट किए जो भी हमारे वेरिएबल थे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मान लीजिए पॉपुलेशन का साइज है 5000 और आपने सैंपल लिया मान लीजिए 200, किसी भी वेरिएबल को, मान लीजिए उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट मेजर की, सिंपल से एग्जांपल, और उसका मीन निकाला। सबसे अच्छा पॉइंट एस्टिमेट मीन मानते हैं, क्यों मानते हैं इसकी चर्चा भी करेंगे यदि समय मिला तो। और मीन आया 70। अगेन आई रिपीट, हमारे पास 5000 पॉपुलेशन है, 200 सैंपल लिए और उसका रेस्टिंग हार्ट रेट का मीन आया हमारे पास 70। इंस्टीट्यूट ने, आपके विश्वविद्यालय ने आपको लग्जरी प्रदान कर दी, दे प्रोवाइडेड यू लग्जरी, जेंटलमैन और जेंटलवुमेन रिपीट द सेम। आपने वो 200 सब्जेक्ट्स वापस मिलाए, मिलाने के बाद सैंपल साइज चेंज किया, इंस्टेड ऑफ 200 आपने 300 लिया, द मीन विल बी सेम और नॉट? दैट विल नॉट बी। इस बार है 70 पॉइंट समथिंग, एंड यू रिपीटेड द स्टडी, सेम स्टडी 10 टाइम्स, द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन सैंपलिंग। सेंटर लिमिट थ्योरम कहती है द मीन ऑफ ऑल रिपीटेड मीन्स विल गिव द प्रिसाइज रिजल्ट्स। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जो 10 बार जो अध्ययन को रिपीट किया गया था, उन सबका मीन, 10 मीन का मीन हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो हमें इसका समाधान चाहिए पैरेलल। फॉर दैट केस वी शुड कैलकुलेट इन आवर स्टडीज कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द इंटरवल which tells us about the confidence regarding the study. In simple words, we can say that by the help of confidence interval, we can test the quality of our results. So we should include this confidence interval in our study. इस समस्या के समाधान के लिए डेटा कलेक्शन हो गया। अब जो मुख्य भाग जिसके लिए डॉक्टर पीयूष जैन जी ने मुझसे आग्रह किया था, मेन बात अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। अभी तक हम फास्ट चल रहे थे, थोड़ा सा स्लो होंगे। हो सकता है अभी तक जो बातें हुई, इन बातों में से आपके लिए कुछ भी नया ना हो, आप सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है जो अब चर्चा होने वाली है उसमें कुछ बातें ऐसी हों जो आपके लिए कुछ नई हो, कुछ नया एडिशन हो जाए हम सबके ज्ञान में। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए क्या चाहिए हमें? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चाहिए।
अब थोड़े से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं। जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हैं, वी डिवाइड ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इनटू टू पार्ट्स। जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है उनको दो भागों में हम विभाजित करते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। आप देखेंगे इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, अधिकतर दशाओं में वी यूज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अधिकतर दशाओं में हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक का बहुत कम उपयोग मिलता है। बट टू अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स सम अजम्पशंस शुड बी फुलफिल्ड। कुछ मान्यताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यदि उन मान्यताओं की पूर्ति नहीं होती है, इन दैट केस द रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, तो रिजल्ट्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेस, what are the assumptions to apply parametric statistics? पहला है, नई बात नहीं है, स्केल ऑफ मेजरमेंट। जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं वो किसी ना किसी स्केल ऑफ मेजरमेंट में होगा। देयर आर 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। शुरू करते हैं पहले नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल मीन्स व्हेन द scoring is in frequency or counts, number of females, number of males, number of agree, number of excellent, number of disagree. This is the example of nominal scale. Second one is ordinal scale. Ordinal scale means when we, संदीप पाटिल जी कह रहे हैं, he is requesting about ANCOA. Sandeep ji, it is very difficult to discuss about ANCOA. We will discuss only the application. We have to apply this. Second scale of measurement is ordinal scale. When we collect data in order, we by the help of deciles, quartiles, percentiles. Next one is interval scale. When we collect data in interval scale, means there is a gap, same gap in between, but has no fixed zero. Anxiety, aggression, these are the examples of interval scale. Ratio scale is having same interval in between but has fixed zero, that is the example of ratio scale. लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो we have discussed about 4 scales of measurements, nominal, ordinal, interval and ratio. To apply parametric statistics, at least interval and ratio scale is required. But on the other hand, non-parametric statistics can be applied in any scale of measurement. कोई नई बात नहीं होगी। दूसरी बात, एक नए कंसेप्ट की बात करते हैं, सेकंड अजम्पशन। अजम्पशन जानते हैं, लेकिन हाउ टू टेस्ट दिस अजम्पशन उसकी बात करेंगे। सेकंड अजम्पशन इज नॉर्मलिटी। द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। तो हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी, दैट इज द मेन पार्ट। देयर आर डिफरेंट वेज विच आर यूज्ड टू टेस्ट द नॉर्मलिटी। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो लंबी लिस्ट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, मीन्स मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इन सब मापों में से वी रिक्वायर ओनली 4 मेजर्स: स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, क्यूटोसिस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस। वी रिक्वायर 4 measures, and the value of skewness should be less than the standard error skewness, and the value of kurtosis should be less than the value of standard error kurtosis. अगली बात, अगली विधि, अगली प्रक्रिया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ हम नॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्यूक्यू प्लॉट्स. क्यूक्यू प्लॉट इज ए ग्राफिकल मेथड टू यूज टू टेस्ट द नॉर्मलिटी. ये ग्राफिकल मेथड है जिसके माध्यम से हम नॉर्मलिटी को चेक करते हैं. चेक क्यों करें नॉर्मलिटी को? कि हम पैरामेट्रिक लगाने वाले हैं या नॉन पैरामेट्रिक लगाने वाले हैं. क्यूक्यू प्लॉट एक ग्राफिकल मेथड है, तो वी ऑल नो दैट ग्राफ हैज ए 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस.
A standard line is generated. To conclude, all the scores should be scattered near to that generated line. If all the scores are scattered near to that generated line, in that case, the data possesses normality. Otherwise, normality is not present. We have to apply non-parametric statistics. उस दशा में हम non-parametric statistics लगाएंगे. तो दो विधियों की बात कर ली to test the normality. First was डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें 4 माप थे, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड ऑफ स्क्यूनेस, क्योटोसिस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्योटोसिस, दूसरा क्यूक्यू प्लॉट्स, तीसरे की बात करते स्टैंडर्ड टेस्ट, फॉर्मल टेस्ट. फॉर्मल टेस्ट मीन्स दीज आर कंस्ट्रक्टेड ओनली टू टेस्ट द नॉर्मलिटी. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट टू टेस्ट द नॉर्मलिटी. फर्स्ट टेस्ट इज Kolmogorov-Smirnov टेस्ट. सेकेंड वन इज Shapiro-Wilk टेस्ट. थर्ड एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट. फोर्थ रेयान-जोयनर टेस्ट. एक स्टैटिस्टिकल पैकेज हम यूज हमेशा करते हैं, SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस. इस पैकेज में इन 4 में से 2 की सुविधाएं उपलब्ध हैं. वी कैन कैलकुलेट, वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग SPSS. देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ Kolmogorov-Smirnov टेस्ट एंड Shapiro-Wilk टेस्ट. ये दोनों, इन दोनों की सुविधाएं SPSS में उपलब्ध हैं. तो अभी तक हमने बात की टेस्टिंग नॉर्मलिटी की. तो इन तीनों माध्यमों से टेस्टिंग हमने नॉर्मलिटी टेस्ट की. लेकिन अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट कंसेप्ट है कि टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज ऑल्सो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नॉर्मलिटी चेक करने का तरीका भी सैंपल साइज के आधार पर होगा. एक कंसेप्ट हम पढ़ते आए हैं, स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल, कि हमने अपना अध्ययन स्मॉल सैंपल साइज पर किया है या लार्ज सैंपल पर किया है. स्मॉल सैंपल मीन्स लेस देन 30, लार्ज सैंपल मीन्स 30 और ग्रेटर देन 30. कुछ सांख्यिकी के ज्ञाताओं ने, प्रगाढ़ विद्वानों ने, इंस्टेड ऑफ दीज 2 कैटेगरीज, स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल, दे divided into 3 categories: small sample, moderate sample and large sample. The concept of small sample is same, less than 30. The concept of moderate sample size is 30 or greater than 30 but less than 100. Large sample size means 100 or greater than 100, more than 100. So testing normality will be different for 3 sample sizes. So we should take care about that. Time is less. I switch on next part. We will discuss about we divided all statistical techniques into 2 parts, parametric and non-parametric. Parametric की बात करते हैं. अच्छा समझने के लिए, to understand in a better way, we divide into 2 categories: comparative statistics and relationship statistics. अच्छा समझने के लिए हम यहाँ भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, comparative statistics and relationship statistics. comparative से शुरू करते हैं. comparative इन एडवांस आंसर लिख रहे हैं अंसार जी, अब्दुल जी, टी टेस्ट, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट. अब्दुल जी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. वही बात हम करने वाले हैं. तो सबसे छोटा कंपैरिजन कैसा हो सकता है? जहां कंपैरिजन की बात आए, सबसे छोटा कंपैरिजन, द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन मे बी बिटवीन 2 ग्रुप्स. द टेक्निक विच इज यूज्ड टू कंपेयर 2 ग्रुप्स मीन्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स. द टेक्निक विच इज यूज्ड इज नोन एज टी टेस्ट. टी टेस्ट, टी परीक्षण एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो 2 समूहों के माध्यमों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है. जहां हमें 2 समूहों की तुलना करनी होती है, हम आंख बंद करके टी टेस्ट लगाते हैं. बट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, यानी 2 माध्यमों के बीच में भी तुलना 3 विभिन्न प्रकारों से हो सकती है. वी कैन कंपेयर 2 ग्रुप्स इन 3 डिफरेंट वेज. इट मीन्स there are 3 different types of t-test. First one is independent t-test, स्वतंत्र टी परीक्षण. Second one is dependent t-test, आश्रित टी परीक्षण. Third one is one sample t-test, एक न्यायदर्श टी परीक्षण. पहले की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. टी टेस्ट क्या था? 2 समूह की तुलना. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी वो होगा, लेकिन कैसी तुलना? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर means of 2 independent groups.
दो स्वतंत्र समूहों के माध्यमों के बीच में कोई सार्थक अंतर ज्ञात करने वाली तकनीक है, सांख्यिकीय तकनीक है, वो सांख्यिकीय तकनीक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेक्निक है, तभी लग सकती है, वी कैन अप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मलिटी। यस अश्वनी जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल टी टेस्ट ऑल्सो, देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहें या स्टूडेंट टी टेस्ट कहें या सिंपल टी टेस्ट कहें, बात वही है। लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल करती है एक पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक, दैट इज नोन एज मैन-विटनी-यू टेस्ट। मैन-विटनी-यू टेस्ट इज ए पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। नॉर्मलिटी है, in that case we have to apply independent t test. If non-normality is there, in that case we have to apply Mann-Whitney-U test. दूसरे प्रकार का टी टेस्ट, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट अलग अलग ऑथर्स अलग अलग नामों से उन्होंने दिया है इसको। डिपेंडेंट टी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज पेयर टी टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरिलेटेड टी टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। पहला जो एग्जाम्पल था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी फ्रेम कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, देयर आर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल। जो दूसरा एग्जांपल है इसमें भी कॉलम 2 रहेंगे। हमारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल पहले था इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। इट मींस फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट डेटा फॉर प्री टेस्ट, देन मॉर्निंग वॉक टेक्स प्लेस, देन पोस्ट टेस्ट, देयर आर 2 columns. It means we have 2 different observations of the same group. The technique which is used to compare the 2 different observations of the same group is known as pair t-test, dependent t-test, repeated measure t-test. It means independent t-test is known as, independent t-test is used to conduct surveys, means comparison. Dependent t-test is used to conduct experiments. The parallel non-parametric technique of dependent t-test is Wilcoxon matched paired signed rank test. Wilcoxon matched paired signed rank test is a parallel non-parametric technique of dependent t-test. So we have till now we have discussed about 4 application of 4 techniques, 2 from parametric and 2 from non-parametric. That is independent t-test, Mann-Whitney-U test, dependent t-test, Wilcoxon matched paired signed rank test. अब तीसरा टी टेस्ट की बात करते हैं। थर्ड टेस्ट इज वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण, इसकी बात करते हैं। एक न्यायदर्श टी परीक्षण। इन वन सैंपल टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर ए ग्रुप विद ए स्पेसिफाइड कांस्टेंट, ए ग्रुप विद ए टारगेट, ए ग्रुप विद ए नॉर्मेटिव वैल्यू। किसी एक समूह की किसी एक सिंगल वैल्यू से तुलना करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज वन सैंपल टी टेस्ट। फॉर एग्जांपल, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन फीमेल्स ऑफ दिल्ली विद द एंजाइटी ऑफ ब्रह्म कुमारी शिवानी। एक तरफ दिल्ली की महिलाएं हैं, एक तरफ सिंगल स्पेसिफाइड कांस्टेंट लिया ब्रह्म कुमारी शिवानी, टू कंपेयर ए ग्रुप विद अ सिंगल वैल्यू। द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इज नोन एज one sample t-test, and the parallel non-parametric technique of one sample t-test is sign test. थोड़ा और बढ़ाते हैं गाड़ी को आगे। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 groups, maybe 3, 4, 5, 6, more than 2 groups. The technique which is used to compare more than 2 groups is known as analysis of variance, ANOVA. Analysis of variance is a statistical technique used to find out the significant difference among the means of more than 2 samples. 2 से अधिक समूहों के माध्यों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है उसको एनोवा कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एग्जाम्पल था, 2 ग्रुप थे, उसका एक्सटेंशन। इट मीन्स जैसे टी टेस्ट वी क्लासिफाइड टी टेस्ट इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, कि 3 विभिन्न प्रकार के टी टेस्ट की चर्चा की थी, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। उसी प्रकार से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। वन वे एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा, बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनोवा, बिटवीन विदिन 2 वे फैक्टोरियल एनोवा,
within 2a factorial ANOVA and so on. सबसे पहले बात करते हैं वन वे ANOVA कि what do you mean by one way ANOVA. One way ANOVA is an extension of independent t-test. Independent t-test क्या था? Comparison between two groups. Hypothetical example हमारा था comparison of anxiety between males and females. यहाँ पर extension करते हैं इसका स्टडी का. Comparison of anxiety between arts, commerce and science students. Instead of 2, we have taken 3 independent groups. This is the example of one-way ANOVA. It means one-way ANOVA is an extension of independent t-test. एक टेक्निक की बात और कर लेते हैं, repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA. लेकिन एक बात छोड़ चुके हैं, parallel non-parametric technique of one-way ANOVA is Kroskal-Wallis test. The objective is same, the purpose is same. Kroskal-Wallis test is also used to find out the significant difference among the means of more than 2 samples. Last technique की बात करते हैं repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA is an extension of dependent t-test. Dependent t-test में कितने observations थे हमारे hypothetical example में? We have taken only 2, pre and post. We can take more than 2. यहाँ पर टाइटल देते, वहाँ था previously in case of dependent t-test we have taken example of hypothetical example of effect of morning walk and blood pressure. इसको थोड़ा चेंज करते हैं, trend of the effect of morning walk on blood pressure instead of 2 observations, that is pre and post, pre, mid, second mid, third mid and so on. We can take more than 2 groups. So repeated measure ANOVA is a statistical technique which is used to find out the significant difference among the means of more than 2 observations of the same group. By using that we can find out the linear trend, by using that we can find out the quadratic trend, by the same technique we can find out the cubic trend, 4th order trend, 5th order trend and so on. So it is very difficult to cover all the contents. We have discussed only about few basic concepts related to research and applied statistics. Since I am directed by Dr. Piyush Jain to cover my presentation or a lecture within 1 hour, but he instructed me to cover my lecture in 45 minutes and 15 minutes for question answer session. Now my lecture ends. मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है. If you want to ask any question you can ask. If you have any question you can ask without hesitation. And I have given my email ID. I have given my 2 email ID to Dr. Piyush Jain. You can take, you can ask there also. Yes, Dr. Ashwani wrote कि ANOVA and ANCOVA are very typical technique. ANOVA is not such typical technique, but ANCOVA is typical. One specialty is ANCOVA can be used to conduct surveys and ANCOVA can also be used to conduct experiments. This is the main quality of this technique, analysis of covariance. ANCOVA की बहुत अच्छी एक विशेषता है कि उसके द्वारा हम सर्वेक्षण अध्ययन भी कर सकते हैं और उसके द्वारा हम प्रायोगिक अध्ययन भी कर सकते हैं. और ANCOVA की एक और बड़ी विशेषता है कि वी कैन कंडक्ट controlled study in a controlled condition. It means we can maximize treatment variance and we can minimize error variance. Any question from the participants? Multiple correlation. Multiple correlation means we didn't discuss about
correlational technique. In correlational techniques, in an ascending order, simple Pearson's product moment method of correlation, multiple correlation, partial correlation, and linear regression, multiple regression, and so on. Multiple correlation is a statistical technique used to establish the relationship between a variable with a group of variables. एक चर की विभिन्न चरों के साथ, जो विभिन्न 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, एक चर की विभिन्न चरों के साथ सहसंबंध ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो सांख्यिकीय तकनीक कहलाती है मल्टीपल कोरिलेशन। अभी एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ एनकोआ, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, सिंस एनकोआ इज ए पैरामेट्रिक टेक्निक, जो पैरामेट्रिक टेक्निक के अजम्पशंस हैं ऑल आर एप्लीकेबल, मींस normality should be there and the homogeneity of variance should be there. एक एनकोआ की एक और विशेषता है, मैं पूछूं, मान लीजिए सेम स्टडी हम करते हैं इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, और हमने दो ग्रुप लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप, दोनों का प्री टेस्ट लिया, दोनों के प्री टेस्ट में अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आंसर विल बी नो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि गलती हमसे हो गई है, अनइक्वल असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, यदि ये बायसनेस अनइंटेंशनली हो गई है, इस बायसनेस के एरर को दूर करते हुए भी इफेक्ट देख सकते हैं बाय अप्लाइंग एनकोआ। इट मींस इट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कोवेरिएट। एनी अदर क्वेश्चन? No question is there. Pushkar Adhikari ji, any thumb rule for determining the sample size? Yes, there is it. There are different ways to calculate sampling size. How to collect that magic number? There are tools and technique. By using that, we can collect. We can finalize that magic number. We can discuss that also. I will send you by email how to. I am very impressed by an article regarding the sample size wrote by Y.H. Chan from China. He is a biostatistician. He wrote about how to calculate the magic number. You can go through that. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। आई विल रिमेन इन टच। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम बाय सेंडिंग ईमेल टू मी। थैंक यू, धन्यवाद।